हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल माविका शुक्ला। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सॉरी, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू डीएलएड क्लासेस। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो मेरे चैनल पर डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर के सभी सब्जेक्टों की वीडियो मिलती है, जिसमें मेरे द्वारा सारा सिलेबस डिस्कस किया जाता है। और मैंने जो भी आज तक सब्जेक्टों की वीडियो ली है, मैंने उनकी प्लेलिस्ट बना दी है, जो कि आप लोगों को अरेंज में मिल जाएगी। और मैं मैथ की क्लासेस नहीं ले पा रही हूँ, उसका रीज़न ये है कि मैं ये जो भी और सब्जेक्ट हैं वो क्लियर पहले पूरे 5 चैप्टर तक कंप्लीट, 5 या 6 चैप्टर तक कंप्लीट कर दूँ, फिर मैं आगे मैथ की क्लासेस लूँगी। और 5 चैप्टर मैथ में कंप्लीट करने के बाद फिर मैं राजंसरी से कराना स्टार्ट कर दूँगी। इसलिए जो भी मैंने आप अभी तक जो भी मैंने सब्जेक्टों की वीडियो ली हैं, उनकी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, जो कि आप लोगों को मेरे चैनल पर अरेंजमेंट में मिल जाएगी। और आप लोगों को मेरा टेलीग्राम चैनल है माविका वेलकम टू डीएलएड क्लासेस, जिससे आप लोग जल्द से जल्द जुड़ जाएँ, ताकि जो भी वीडियो की नोटिफिकेशन होती है या डीएलएड से जुड़ी जो भी जानकारी होती है, भी आप लोगों को टेलीग्राम से मिल जाए। और मेरा यूट्यूब चैनल है माविका वेलकम टू डीएलएड क्लासेस स्टडी। और अगर आप लोगों को मेरे चैनल की वीडियो से थोड़ी भी हेल्प होती हो और अच्छी लगती है वीडियो, और जो भी और थोड़ा भी सिलेबस समझ में आता है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और अपने जो भी कॉलेज ग्रुप हैं उनमें सब में शेयर करें, ताकि और भी बच्चों की हेल्प हो सके। तो चलिए आज हम देखते हैं हिंदी का सिलेबस। कल की वीडियो में हमारा 4 चैप्टर कंप्लीट हो गया था, आज हम 5 चैप्टर कंप्लीट करेंगे। और आज की हमारी हिंदी की है 6th क्लास। कौन सी है? 6th क्लास है हमारी हिंदी की। तो आज हम हिंदी की 6th क्लास देखते हैं। इस तरह अनुकूल गद्य पद में शब्दों, वाक्यों, विराम चिन्हों एवं समान ध्वनियों को समझाने का उद्देश्य इसमें जो पॉइंट है वो डिस्कस किए जाएंगे। बच्चों में भाषा की समझ का विकास करना। सेकेंड पॉइंट होगा गद्य एवं पद में अंतर कर पाना। बच्चों को जो है गद्य और पद में अंतर सिखाना। गद्य एवं पद में आए शब्दों, वाक्यों को समझाते हुए पढ़ाना। 4 है शुद्ध उच्चारण, उचित आरोह अवरोह एवं विराम चिन्हों को ध्यान रखते हुए पढ़ाना। 5 है सामान्य ध्वनियों वाले शब्दों को देखते हैं। सहायक सामग्री वाक्यों, शब्दों, वाक्य चिन्हों एवं सामान्य ध्वनियों को समझने का उद्देश्य में सहायक सामग्री क्या होती है, सहायक सामग्री देख लेते हैं। सहायक सामग्री हेडिंग है सहायक सामग्री। कक्षा के सामान्य उपकरण उपकरण होते हैं। वे कक्षा में टीचर को बच्चों को भाषा समझाने, भाषा का विकास करने और ध्वनियों को समझाने में सहायक सामग्री होती हैं, जैसे चित्र कार्ड, शब्द कार्ड, पट्टिकाओं पर लिखे गद्य पद, कक्षा की पाठ्य पुस्तक में आए गद्य पद के पाठ, चार्ट, मॉडल, आदर्श वीडियो आदि सहायक सामग्री में होते हैं, जिससे टीचर जो है बच्चों के अंदर भाषा का विकास कर पाता है, जिनकी सहायता से टीचर जो है बच्चों के अंदर जो है भाषा का विकास कर पाता है और गद्य और पद में अंतर करा पाता है, गद्य और पद में अंतर समझा पाता है। गद्य एवं पद में आए शब्दों और वाक्यों को समझा पाता है, चार्ट के द्वारा, शब्द कार्ड के द्वारा और पाटियों पर जो लिखे हुए गद्य पद के वाक्य होते हैं उनके द्वारा वह वाक्यों को समझा पाता है। और बच्चों में शुद्ध उच्चारण, उचित आरोही अवरोही एवं विराम चिन्हों के बारे में समझा पाता है। देखते हैं तरीका। हेडिंग है तरीका। परस्पर बातचीत करके किसी भी कविता या गद्य खंड का उचित आरोह अवरोह एवं उचित विराम का पालन करते हुए सस्वर आदर्श वाचन करें। आदर्श वाचन करके गद्य एवं पद को बच्चों द्वारा अनुकरण आकलन वचन कराकर कुछ कविता एवं गद्य भाग का वीडियो ऑडियो दिखाकर आदर्श दृष्टांत उपस्थिति
कराकर बच्चों का मन एवं मस्तिष्क अत्यंत कोमल होता है। कराकर समझाएं। बच्चों का जो मन होता है वह बहुत ही अत्यंत कोमल होता है। उन पर किसी बात का प्रभाव बड़ी शीघ्रता से पड़ता है। बच्चों का जो मस्तिष्क होता है वह बहुत ही कोमल होता है, बहुत ही अत्यंत कोमल होता है और उन पर किसी भी बात का प्रभाव शीघ्रता से पड़ता है। इसलिए आवश्यक है कि हम जब ध्वनियों, शब्दों, वाक्यों की समझ बच्चों में विकसित कर रहे हों तो हमें निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। जब हम बच्चों में भाषा का विकास करते हैं, वाक्यों को समझाते हैं तो बच्चों में वाक्यों को जब हम विकसित करते हैं, समझाते हैं तो हमें कुछ निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे फर्स्ट है, भाषा में सरलता एवं मधुरता हो। भाषा जो है, हम जिस भाषा में हम बच्चों को वाक्य समझाते हैं वह भाषा जो है बहुत ही सरल हो और मधुर हो, जिससे बच्चे जो हैं सरल होगी तो बच्चे शीघ्रता से समझ जाएंगे, शीघ्रता से उस वाक्य को समझ पाएंगे। और मधुरता होगी तो बच्चे जो हैं सीखने के लिए सक्रिय रहेंगे। सेकंड है, ध्वनि स्पष्ट हो। जो टीचर जो है जो भी वाक्य को उच्चारण करे उसमें ध्वनि स्पष्ट होनी चाहिए ताकि बच्चों को सही से सुनाई पड़े। वह वाक्य का उच्चारण जो है बच्चों को सही से सुनाई पड़े। थर्ड है, शब्दों का शुद्ध उच्चारण हो। और बच्चों का जब टीचर कोई भी वाक्य सुनाए बच्चों को समझाए तो उसमें शुद्ध उच्चारण होने चाहिए। फोर है, शब्दों एवं वाक्यों के विराम चिन्ह। जो वाक्य में जो भी जहाँ पे भी विराम चिन्ह लगाए जाते हैं या विराम चिन्हों का ध्यान लगाए जाते हैं वहाँ पे बच्चों को समझाएं और बच्चों चिन्हों को ध्यान में रखा जाए। जब टीचर जो है बच्चों को वाक्य समझाए तो उसमें जहाँ पे भी विराम चिन्ह लगते हैं उन्हें वो बोलकर बच्चों को समझाए और उनका ध्यान रखे। ध्वनि 5 है, ध्वनियों, शब्दों और वाक्यों का उच्चारण करते समय स्वर एवं उनके उतार चढ़ाव का ध्यान रखा जाए। जब टीचर बच्चों को वाक्य उच्चारण करते समय, वाक्य शब्द ध्वनियों का उच्चारण करते समय स्वर एवं उसके उतार चढ़ाव को ध्यान में रखे। कहाँ पर टीचर को तेज बोलना है, किस शब्द पे जोर देना है, किस पे नहीं, ये टीचर को ध्यान में रखना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। और हाँ, आप लोगों को प्लीज़ मेरे चैनल की वीडियो से थोड़ी भी हेल्प होती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। और मेरे जो टेलीग्राम चैनल है उससे आप लोग जाकर जुड़ जाएं ताकि जो भी टीचर की जुड़ी हुई जानकारी होती है आप लोगों को उससे मिल पाए और मेरी जो भी वीडियो की नोटिफिकेशन होती है वो भी आप लोगों को मिल पाए। तो चलिए आगे देखते हैं। 6 है, भाषा का उच्चारण करते समय यह बात ध्यान भाषा का टीचर जो है भाषा का जब उच्चारण करते समय यह ध्यान दिया जाए कि लोक भाषा के उच्चारण का प्रभाव ना पड़ सके। जैसे बच्चे को जब हम कोई भी चीज़ बच्चे को जब टीचर कोई भी चीज़ समझाए तो उसमें जो वो अपनी ही भाषा में सरल भाषा में बच्चों को समझाए, उस पर लोक भाषा के उच्चारण का प्रभाव ना पड़े। इस प्रकार की सावधानियों को अपनाकर हम बच्चों में ध्वनियों के बीच अंतर स्पष्ट कर पाएंगे। शब्दों एवं वाक्यों के शुद्ध उच्चारण की क्षमता विकसित कराने के साथ साथ उसके अर्थ एवं भाव की समझ विकसित कराने में सफल हो पाएंगे। ध्वनियों, शब्दों एवं वाक्यों की समझ विकसित करने की दिशा में जब हम कार्य कर रहे होते हैं तो अनेक सहज परिस्थितियों का भी सामना हमें करना पड़ता है। जैसे कुछ बच्चे बोलने में संकोचाते हैं। जब टीचर सावधानियों को अपनाकर बच्चों में ध्वनियों के बीच अंतर स्पष्ट कर पाएंगे। शब्दों एवं वाक्यों को शुद्ध उच्चारण की क्षमता विकसित कराने के साथ साथ उनके अर्थ एवं भाव की समझ विकसित कर पाएंगे तो
कर पाएंगे, ध्वनियों, शब्दों एवं वाक्यों की समझ विकसित कर पाएंगे। विकसित करने की दिशा में जब हम कार्य कर रहे होते हैं तो अनेक असहज परिस्थितियों का अनेक ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं, असहज परिस्थितियाँ होती हैं जिनका टीचर को सामना करना पड़ता है। जैसे कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, टीचर क्लास में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो संकुचाते रहते हैं, बोलने के लिए संकुचाते रहते हैं, टीचर के सामने सही से बोल नहीं पाते हैं। सेकेंड है कुछ बच्चे बोलने में कठिनाई अनुभव करते हैं, आदि। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो टीचर के सामने बोलने में कठिनाई महसूस करते हैं, कठिनाई अनुभव करते हैं। ऐसी स्थिति में हमें उनके संकोच को परिवेशी संदर्भों, परिस्थितियों, घटनाओं की मदद से और औपचारिक अनौपचारिक संवाद के माध्यम से संकोच, अप्रत्याशित भय को दूर कर सकते हैं। इसी प्रकार बोलने में कठिनाई अनुभव करने वाले छात्रों को अधिक से अधिक बोलने पढ़ने का अवसर देना चाहिए, जिससे उसमें धीरे धीरे उसमें साहस आ जाए और बोलने की क्षमता का विकास हो सके। यदि हम शिक्षक स्वयं गद्य एवं पद्यों के वचन उचित आरोही अवरोही एवं उचित विराम चिन्हों को ध्यान में रखते हुए एकाधि आदर्श दृष्टांत उपस्थित करते हैं तथा उन्हें ध्वनियों, शब्दों एवं वाक्यों के बार बार सुनाने का अवसर देते हैं तो संभव है कि ध्वनियों के मौलिक अंतर की समझ विकसित करने के साथ साथ शब्दों एवं वाक्यों को भी उचित विराम एवं शुद्ध उच्चारण का कौशल विकसित करने में सक्षम हो सकेंगे। जैसे टीचर जो बच्चे संकुचाते हैं और जिन्हें बोलने में कठिनाई आती है, उन बच्चों से उन्हें बोलने का अवसर दें। उन्हीं बच्चों से जो गद्य और पद्य के जो पाठ हैं, वाक्य हैं, वे बुलवाएं, उन्हें अवसर दें बोलने का। तो जिससे बच्चे जो हैं धीरे धीरे टीचर के साथ सहज हो जाएंगे, उनका टीचर के साथ घुल मिल जाएंगे और उनमें बोलने की क्षमता का विकास होगा। यदि शिक्षक गद्य एवं पद्य के वचन उचित रूप से बच्चे को उचित रूप से आरोही अवरोही और उचित विराम स्थान के ध्यान में रखते हुए समझाए तो अंतराल आदर्श दृष्टि उपस्थित करते हैं तथा उन्हें ध्वनियों, शब्दों और वाक्यों के बारे में सुनाने का बच्चों को वाक्यों और शब्दों को सुनाने का अवसर देते हैं तो ध्वनियों के मौलिक अंतर में बच्चों में ध्वनियों के मौलिक अंतर की समझ विकसित कर पाते हैं। साथ ही साथ शब्दों, वाक्यों को भी उचित विराम और अशुद्ध उच्चारण का कौशल विकसित करने में सक्षम हो सकेंगे। क्रियाकलाप जैसे वर्णमाला खेल, जैसे है फर्स्ट है वर्णमाला खेल। इस गतिविधि में हमें बच्चों को ध्वनियों एवं उसके बीच स्पष्ट अंतर की समझ विकसित करने में मदद दे सकती है। बच्चों को गोलाकार वृत्त के अनुमा बैठाएं और स्वयं वृत्त के बीचों बीच बैठ सकते हैं। शिक्षक एक वर्ण की ध्वनि को उच्चारित करे। टीचर बीच में बैठकर एक शब्द के वर्ण की ध्वनि उच्चारित करे। क्रमशः बच्चे उसी ध्वनि को सुनकर क्रमशः उच्चारित करें। ऐसा जैसे टीचर गोला बनाकर चारों तरफ गोले में बच्चों को गोले नुमा वृत्त नुमा बैठाकर और बीच में स्वयं बैठे और फिर वह एक ध्वनि को उच्चारित करें। जैसे छोटा बच्चे भी ऐसे ही छोटा बड़ा जो भी है ध्वनि के उच्चारित करते हुए क्रमशः उच्चारित करें तो बच्चे भी ध्वनि को सुनकर क्रमशः उच्चारित करेंगे। और जब सभी बच्चे उस ध्वनि को जो टीचर ने ध्वनि उच्चारित की है, जो ध्वनि टीचर ने जो शब्द बोला है, उस शब्द को सभी बच्चे जब उच्चारित कर लें तो टीचर उनके लिए तालियां बजाए, उनकी प्रोत्साहन बढ़ाए और तालियां बजाए और दूसरा वर्ण उच्चारित करें। बच्चे उसी धुन को ठीक उच्चारित ना कर सकें तो उन्हें वृत्त के बीच में बैठाकर बार बार उच्चारित कराएं एवं शुद्ध उच्चारण बार बार उच्चारित कराएं और शुद्ध उच्चारण के पश्चात तालियां बजवाएं। ऐसा करने से
ऐसा करने से बच्चों में ध्वनि को भाषा को पहचानने की विकास होगा और बच्चे ध्वनि के रूप में वर्णमाला वर्णों को अक्षरों को समझ पाएंगे और शब्दों समझ पाते हैं, उसमें भाषा का विकास कर पाएंगे, ध्वनि का विकास कर पाएंगे और भाषा का समझने का विकास कर पाएंगे। शब्द वाक्यों एवं वाक्यांशों का चुनाव यदि परिवेशी एवं सामान्य बोलचाल में प्रयुक्त होने वाले हों तो कौशल विकसित करने में अधिक मदद मिलती है। जैसे जो भी बच्चों को शब्द और वाक्य होते हैं वे टीचर को उन्हीं वाक्यों का चुनाव करना चाहिए जो आममर्रा की ज़िंदगी में जो डेली बच्चे परिवेशी में सामान्य बोले जाते हैं, जो सामान्य बोलचाल में प्रयोग होते हों। इससे जो है बच्चों में जल्द ही भाषा का कौशल विकास करने में मदद मिलती है। दैनिक व्यवहार में आने वाले वाक्यों को भाव एवं संदर्भ के अनुकूल समझाते हुए बोलने का कार्य कराया जा सकता है। इसके लिए शब्दों वाक्यों पट्टिकाएं एक जगह रखकर बच्चों से बारी से उठाने को कहें। जैसे इसके लिए शब्दों वाक्यों की पट्टिकाएं मतलब एक शब्दों पर्चे पर या पट्टिकाओं पर लिख दें और एक जगह रख कर बच्चों से बारी उठाने को कहा जा सकता है तथा उन्हें देखकर बोलने और जो भी लिखा हुआ है उसे देखकर बच्चों से बोलने है तो प्रेरित करें, बोलने को कहें, जिससे प्रेरित करें। इस क्रियाकलाप से इसकी सहायता से की समझ का मूल्यांकन आसानी से किया जा सकता है। भाषा के वाक्यों को आसानी से शब्दों को वाक्यों को आसानी से समझाया जा सकता है। सेकंड है, इसी प्रकार छोटी छोटी कविताओं को सस्वर वाचन कराकर पद्य की समझ का मूल्यांकन किया जा सकता है। थर्ड, सामान्य ध्वनियों को बच्चों से सोचकर बोलने को कहा जा सकता है। जैसे साथ साथ सुंदर सुंदर, अच्छे छोटे जैसी सामान्य ध्वनियों वाले शब्द के बच्चों में जैसे छोटे सुंदर, जैसे साथ शब्द हों, सुंदर हों, अच्छे हों, छोटे हों, ऐसी ध्वनि वाले शब्द, ऐसे शब्द ध्वनि वाले जो के सहारे वाक्यों को बनाया जाए। टीचर जो है वाक्य बच्चों से बनवाएं और बनवाकर सामान्य ध्वनियों की समझ का इससे बच्चों में सामान्य ध्वनियों की समझ विकसित करा सकते हैं। अब देखते हैं हेडिंग है विराम चिन्ह। पढ़ने और लिखने में विराम चिन्हों का सार्थक और सटीक प्रयोग हम तभी कर सकते हैं जब उसकी बारीकियों में अथवा सूक्ष्म ज्ञान से परिचित हों। जैसे हम जो है विराम चिन्हों का तभी प्रयोग कर पाते हैं जब हम उसकी बारीकी से हमें उसकी समझ हो। पढ़ने और लिखने में बारीकी से समझ हो, इसके लिए निम्नलिखित तरीके हैं। जैसे फर्स्ट है व्यायाम द्वारा, सेकेंड है छोटे वाक्यों द्वारा, थर्ड है चर्चा द्वारा। पहला है व्यायाम द्वारा, सेकेंड है छोटे वाक्यों द्वारा, थर्ड है चर्चा द्वारा। इन शिक्षण विधियों के आधार पर यह कुछ प्रमुख विराम चिन्हों का विशेष विवरण दिया जा रहा है, जो
साधारणता अधिक प्रयोग में आते हैं। व्याख्यान विधि, हेडिंग है व्याख्यान विधि। पूर्ण विराम, फर्स्ट है पूर्ण विराम के बारे में जान लेते हैं। इसकी डेफिनेशन, पूर्ण विराम डेफिनेशन, पूर्ण विराम वाक्य की पूर्णता का बोधक है। पूर्ण विराम जो है, पूर्ण विराम हम तब लगाते हैं जब हमारा कोई भी वाक्य हम बोल रहे हैं वो हमारा पूर्ण हो जाता है। हम वाक्य को बोलते हैं और जब वाक्य हमारा जो हमने वाक्य बोला है वो पूर्ण हो जाता है तब हम पूर्ण विराम लगाते हैं। किसी वाक्य को पूरा हो जाने पर इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे भारत हमारा देश है। भारत हमारा देश है, पूर्ण विराम। ये एक वाक्य है कि भारत हमारा देश है और इसमें पूर्ण विराम हो गया क्योंकि हमारा वाक्य पूरा हो गया है। वाक्य जब कंप्लीट हो जाता है तो पूर्ण विराम लगाया जाता है। आज मेरा जन्मदिन है। सेकेंड है, आज मेरा जन्मदिन है। जैसे छोटे बच्चे सभी को प्यारे होते हैं। पूर्ण विराम से संबंधित अन्य जानकारियाँ देख लेते हैं। पूर्ण विराम से संबंधित अन्य जानकारियाँ क्या हैं? उच्चारण करते समय पूर्ण विराम की जगह कुछ पल ठहर कर फिर अगले शब्द को बोलना चाहिए। ऐसा ना करना उच्चारण त्रुटि के अंतर्गत माना जाता है। जैसे वाक्य का उच्चारण करते समय पूर्ण विराम की जगह कुछ पल ठहरना चाहिए। जैसे कोई भी हम वाक्य को कह रहे हैं, उसे कंप्लीट करने के बाद जब पूर्ण विराम लगता है तो वहाँ पे थोड़ा ठहरना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है, बोलने पर ठहरा नहीं जाता है, तो ऐसा उच्चारण जो है वो अशुद्ध होता है, अशुद्ध माना जाता है। सेकेंड है, पद्य में दोहा, चौपाई, सोरठा आदि छंदों की पहली लाइन के बाद पूर्ण विराम और दूसरी के बाद 2 पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। जैसे राम नाम सुंदर करतारी, संयम विघ्न उड़ावनहारी। जैसे राम नाम सुंदर करतारी तो एक पूर्ण विराम लगा है, और जब संयम विग्रह उड़वनहारी तो 2 पूर्ण विराम 2 लगे हैं। तो ये जो दोहा होते हैं और जो हिंदी में दोहा है, सोठा है, चौपाई है और छंद होते हैं, उनमें इनका प्रयोग होता है। अब देखते हैं अप्रत्यक्ष प्रश्न के अंत में पूर्ण विराम लगाते हैं। अप्रत्यक्ष जो प्रत्यक्ष नहीं होते हैं शब्द, अप्रत्यक्ष प्रश्न के अंत में पूर्ण विराम लगाते हैं। जैसे तुमने बताया नहीं कि तुम किस कक्षा में हो। और पूर्ण विराम। अब अल्प विराम, हेडिंग है अल्प विराम। देखते हैं अल्प विराम। अल्प विराम का शाब्दिक अर्थ है थोड़ी देर के लिए रुकना। अल्प विराम का शाब्दिक अर्थ है थोड़ी देर के लिए ठहरना या रुकना। इस विराम चिन्ह के द्वारा वाक्य के बीच कम समय के लिए रुकने का संकेत किया जाता है। ये अल्प विराम जो है, अल्प विराम का प्रयोग थोड़ी देर के लिए रुकना या ठहरने में किया जाता है। इस विराम चिन्ह के द्वारा वाक्य के बीच में कम समय के लिए रुकने को कह सकते हैं, किया जाता या थोड़ी देर रुकने के लिए प्रयोग किया जाता है। हिंदी में प्रमुख बोलने वाले विराम चिन्हों में इसका प्रयोग अधिक होता है। प्रायः निम्नलिखित स्थलों पर इसका प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित स्थानों पर इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अंदर वाक्य में आए 2 या 2 से अधिक शब्द, समानपदी शब्द या समानपदी शब्दों या पदबंधों में जहाँ और के प्रयोग की आवश्यकता होती है, वहाँ अल्प विराम का प्रयोग होता है। जैसे वाक्य में 2 या 2 से अधिक शब्द आते हैं,
पंक्ति शब्द आते हैं उन पदबंधों में और जहाँ और का प्रयोग होता है वहाँ पे अल्पविराम का प्रयोग होता है। जैसे सुनील मोहित और राहुल हॉकी खेलेंगे तो और में अल्पविराम का प्रयोग होगा। सेकेंड है, अगला है जहाँ शब्दों की पुनरावृत्ति की जाए और भाव तरीके में उन पर विशेष बल दिया जाए। जैसे हाँ मैंने ही उसे बुलाया है। जहाँ पर शब्दों की पुनरावृत्ति दोबारा दोहराए जाएं, जहाँ पे शब्द दोबारा दोहराए जाएं और भाव प्रकट हो उन पर विशेष बल दिया जाए। जैसे हाँ मैंने तुम्हें बुलाया है। सुनो वह गीत गुनगुना रही है। सुनो वह गीत गुनगुना रही है। यदि वाक्य के बीच में इसी से इसलिए, किंतु, परंतु, अथवा, क्योंकि, जिसमें, तथापि आदि अव्ययों का प्रयोग आदि शब्दों का प्रयोग होता है, इसके पहले अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं आपका काम अवश्य करता किंतु मैं बाहर जा रहा हूँ। मैं आपका काम अवश्य करता किंतु मैं बाहर जा रहा हूँ। तो इसमें बीच में अल्पविराम का प्रयोग हुआ है। अगला है जिस वाक्य में यह वह अब तो अब आदि लुप्त हो वहाँ अल्पविराम का प्रयोग होता है। कहाँ पे? वहाँ, यहाँ, वहाँ, तब, अब आदि लुप्त हो वहाँ पर अल्पविराम का प्रयोग होता है। जैसे जब करना ही है कर डालो। जब करना ही है कर डालो। यहाँ तब छिपा हुआ है। यहाँ पर तब छिपा हुआ है। महीने की तारीख, अगला है महीने की तारीख और सन के अलग अलग करने के लिए अल्पविराम का प्रयोग होता है। जैसे 15 अगस्त सन 1947। 15 अगस्त सन 1947। और देखते हैं संबोध शब्द वाक्य के प्रारंभ में तो उसके बाद और अंत में हो तो उसके पहले अल्पविराम का प्रयोग होता है। जैसे बच्चों ध्यान से सुनो। जैसे बच्चों ध्यान से सुनो छोटे छोटे वाक्यों द्वारा। अब देखते हैं हेडिंग है छोटे छोटे वाक्यों द्वारा। इसमें विराम चिन्ह, किसी विराम चिन्ह को समझाने के लिए उसकी बारीकियों को स्पष्ट करने के लिए छोटे छोटे वाक्यों की सहायता ले सकते हैं। जैसे प्रश्नवाचक एवं संबोधन या आश्चर्य सूचक चिन्ह समझाने के लिए कुछ इस तरह वाक्य की सहायता ली जा सकती है। जैसे फर्स्ट है तुम्हारा क्या नाम है। तुम्हारा क्या नाम है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क विराम लगा है, क्वेश्चन वाला विराम लगा है। क्या वह बेल तुम्हारा है, तुम्हारा ही है। ये भी यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है इसलिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। ऐसे ही वाक्य करके हम बच्चों को जो है विराम चिन्हों के बारे में समझा सकते हैं। प्रश्नवाचक, विषय ध्यान देने योग्य बात है। प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग ऐसे वाक्यों में नहीं किया जाता है जिनमें प्रश्न आज्ञा के रूप में हो। जैसे कलकत्ता की राजधानी बताओ। ऐसे में जैसे जहाँ पे जो भी प्रश्न वैसे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है, लेकिन ऐसे प्रश्नों में प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाया जाता है जो प्रश्न आज्ञा के रूप में हो। जैसे किसी बच्चे से पूछना कलकत्ता की राजधानी बताओ। कलकत्ता की राजधानी बताओ। सेकेंड है जिन वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्दों का अर्थ संबंधवाचक शब्दों जैसा होता हो उनमें प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाया जाता है। जैसे आपने क्या कहा, मैंने सुना नहीं, सो मैंने नहीं सुना। आपने क्या कहा, सो मैंने नहीं सुना। ऐसे वाक्यों में प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगेगा। ऐसे वाक्यों में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग नहीं होगा। जैसे वह नहीं जानता कि मैं क्या सोच रहा हूँ। वह नहीं जानता कि मैं क्या सोच रहा हूँ।
मनोविकार, अगला है मनोविकार सूचित करने में यदि प्रश्न सूचक शब्द आ रहा है हो तो ऐसे स्थान पर भी आश्चर्य चिन्ह ही लगाया जाता है। जैसे क्यों क्यों री, क्या तुझे सुनाई नहीं देता, क्यों री तुझे सुनाई नहीं देता। वाक्य के अंत में प्रश्न या आश्चर्य का चिन्ह लगाने आने पर पूर्ण विराम नहीं लगाया जाता है, पूर्ण विराम नहीं लगाया जाता है। चर्चा द्वारा देखते हैं, चर्चा द्वारा शिक्षक भिन्न भिन्न प्रकृति वाले विराम चिन्हों को प्रस्तुत कर प्रतिभागियों विद्यार्थियों से उनके विभिन्न उनके अभिप्राय एवं प्रयुक्त स्थल विशेष के संबंध में विस्तार से चर्चा करें। जैसे यदि उसे निर्देश चिन्ह उदाहरण अथवा वातावरण चिन्ह, योजक चिन्ह आदि को समझाना है तो वह श्याम पट पर इन चिन्हों को अंकित कर चर्चा शुरू कर सकता है। चर्चा क्रम में ही उसे निम्नलिखित बातों को भी बताना चाहिए। दोहरा उदाहरण चिन्ह का प्रयोग किसी व्यक्ति के वचन को ज्यों का त्यों करते समय किया जाता है। जैसे लाला लाजपत राय ने कहा, स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। सेकंड है, जैसे महात्मा गांधी जी ने कहा, महात्मा गांधी जी कहते थे, सत्य ईश्वर का रूप है, सत्य जो है वो ईश्वर का रूप है। सेकंड है, ग्राहक इस पुस्तक का मूल्य क्या है, इसमें कौन सा चिन्ह है, इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह है। क्यों? क्योंकि ग्राहक दुकानदार से पूछ रहा है इस पुस्तक का क्या मूल्य है। दुकानदार आंसर देता है यह 50 रुपये का है, 50 रुपये की है, इसमें पूर्ण विराम चिन्ह लगा है, इसमें पूर्ण विराम। और प्रश्नवाचक चिन्ह कैसा होता है, ये होता है, पूर्ण विराम ऐसा होता है। और संदेह चिन्ह कैसा होता है, ये होता है। अल्प विराम चिन्ह ऐसे होता है। और उदाहरण चिन्ह ये होते हैं। अब देखते हैं विराम चिन्हों का क्या महत्व है। चलिए फ्रेंड, आप लोगों को मेरी इस चैनल की वीडियो से थोड़ी भी हेल्प होती है डीएलएड में आपके सेमेस्टर में, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने जो भी कॉलेज ग्रुप हैं उनमें सब में शेयर करें ताकि और भी बच्चों की हेल्प हो सके। और आपकी लाइक से और आपके कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है, तो मैं आगे भी ऐसे ही वीडियो बनाती रहूँगी आप लोगों के लिए। तो चलिए आप देख लेते हैं। अब हमने विराम चिन्हों के बारे में जान लिया है और अब हम जानेंगे सामान्य ध्वनि के बारे में जानेंगे। चलो, हेडिंग है सामान्य ध्वनि। उच्चारण में लगभग समानता का आभास रखने वाले शब्दों को समान भाषी अथवा सामान्य ध्वनि कहते हैं। सामान्य ध्वनि क्या होती है? उच्चारण में लगभग समानता का आभास रखने वाले शब्द या आभास कराने वाले शब्द सामान्य भाषी अथवा सामान्य ध्वनि कहलाते हैं। इसके अर्थों में भिन्नता होती है। इन शब्दों की वर्तनी में थोड़ी भी भिन्नता होती है। प्रस्तुत उच्चारण करते समय यदि ध्यान न दिया गया तो भिन्नता का आभास नहीं हो पाता है। जैसे जो समानता शब्द होते हों उनका सामान्यतः जो शब्द की वर्तनी होती है उसमें थोड़ी भिन्नता होती है। यदि उच्चारण करते समय यदि ध्यान ना दिया जाए तो
भिन्नता का आभास नहीं हो पाता है। लगभग समान ध्वनियों वाले ऐसे किन्हीं शब्दों में स्वर का स्वर का अंतर होता है। किन्हीं में व्यंजनों का और किन्हीं शब्दों में व्यंजनों का अंतर होता है। इस प्रकार के शब्दों के अभ्यास से वर्तनी की कठिन समझ बच्चों में उत्पन्न होती है। तो आज की वीडियो में हमने ये सामान्य ध्वनि के बारे में जान लिया और हमने विरामों के बारे में जाना और उच्चारण के बारे में जाना। तो हम इसके आगे अब हम जो ये हैं सामान्य ध्वनि शब्द जो हैं कल की वीडियो में देखेंगे। और आप लोगों को अगर मेरे चैनल की वीडियो से थोड़ी भी हेल्प होती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने और भी कॉलेज ग्रुप हैं उनमें शेयर करें, या आपके जो भी फ्रेंड हो टेलर कर रहे हैं उन्हें भी शेयर करें ताकि और भी बच्चों की हेल्प हो सके। और आपकी लाइक से कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है। आप लोगों को आज की वीडियो में हम यहीं तक देखते हैं, इसके आगे हम कल की वीडियो में देखेंगे। आप लोग वंस अगेन, आप लोगों को अगर वीडियो मेरी अच्छी लगती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। और आपसे और वीडियो से जुड़ी हुई कोई भी अगर डाउट हो या कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं। और मेरा ईमेल आईडी जो है mavikashukla@gmail.com है। और मेरा टेलीग्राम चैनल है, उससे आप लोग उसकी लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे मिल जाएगी। उससे भी आप लोग जाकर जल्द से जल्द जुड़ जाएं ताकि जो भी वीडियो की नोटिफिकेशन होती है या जो भी PDF है या TLS से जुड़ी हुई जो भी जानकारी है आप लोगों को मैं दे पाऊँ। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की वीडियो में। तो बाय, टेक केयर, बाय बाय।